आपने क्या चुना? भारतीय जनता पार्टी 100% की बात होगा, कार्य बड़ा होगा, विचार बड़े होंगे तो परिणाम भी बड़ा आएगा। आज परिणाम क्यों इतना सुंदर, सार्थक और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा? क्योंकि हम लोग जब जाते थे तो किसानों के सम्मान निधि की बात करते थे, किसानों के कर्ज माफी की बात करते थे, लाडली बहन योजना की बात करते थे और लाडली बहन योजना की बात करते थे। और उस समय भी आप देखेंगे कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था। वो क्या कहते थे? बंटवारे की बात करते थे, कहते थे नहीं हमें स्पेशल पैकेज चाहिए। कितने के लिए? 20% के लिए। तो कोई भी जो गणित समझता और जानता है वो जान जाएगा कि अगर आप 100 की मांग नहीं करेंगे, 20 की मांग करेंगे तो गणित में तो 80-20 पे भारी पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी वो केवल जी सरकार होती है तो किसान आत्महत्या कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो किसान क्रेडिट कार्ड बनना शुरू हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में किसानों को सम्मान निधि दी जाती है। तो जब आप जो है एक अच्छे संकल्प के साथ आते हैं तो निश्चित तौर पे आपका परिणाम सुंदर, सार्थक और ऐसा होता है जैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। आप देखिए ना बंटवारे की बात कैसे कि नहीं, वो भगवा वाले लोग तो राजनीति में नहीं आ सकते, भगवा वाले लोग तो राजनीति में नहीं आ सकते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो मार देना चाहिए। आपके पास कोई विजन होता तो आप लेकर जाते कि आपकी सरकार आएगी तो ठीक है, देखना दिलचस्प होगा जैसे जैसे आंकड़े सामने आते जा रहे हैं, पॉलिटिकल सिनारियो की डेवलपमेंट हो रही है। ये देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र झारखंड में किसकी सरकार बन सकती है। अजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। अजीत जी, जो स्टैट्स, जो रुझान इस वक्त महाराष्ट्र और झारखंड से सामने आ रहा है, जैसा कि आशीष बता रहे थे, झारखंड में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र की हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के परफॉर्मेंस महाराष्ट्र में जो स्टैट्स आ रहे हैं उसकी हो रही है। क्या आपको लगता है कल ये फ्रंट पेज की हेडलाइंस बनेगा? बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि महाराष्ट्र को एक राज्य में तो देखा नहीं जाता है, लगभग 6-7 राज्य हैं। तो विदर्भा में कमबैक किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जो लोकसभा का रिजल्ट आया था उससे अलग है और भारतीय जनता पार्टी बेहतर कर रही है। और स्ट्राइक रेट भी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बेहतर रहेगा हर जगहों पे, चाहे वो मराठवाड़ा हो या विदर्भा हो या वेस्टर्न महाराष्ट्र हो या वजह नॉर्थ क्या महाराष्ट्र है हो शुक्ला जी? जी, वजह क्या है? देखिए, कोर्स करेक्शन जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे वो एब्रेसिव था। और कोर्स करेक्शन जो भारतीय जनता पार्टी ने किया उस हर जगहों पे अलग अलग तरीके से कोर्स करेक्शन किया। और दूसरा है संघ का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। संघ ने बड़ी ही सक्रियता से कार्य किया जी। और आम जनता जो है, आम जनता ने इस चीज को इंडोर्स किया। जो उनके बहुत सारे जो योजनाएं थी उसको बहुत सर आंखों पर लिया जनता ने। हर जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही योजना थी जो लाड़की बहना योजना थी, कई और भी योजनाएं उसके साथ साथ चलाए जा रहे थे। और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि भाई ये महायुति जो है वो ज्यादा बेहतर सरकार दे सकती है। तो महायुति को लोगों ने जम के समर्थन किया और सभी अजीत जी, क्या महाविकास आघाड़ी की जो आपसी खींचतान थी, क्या उसका फायदा महायुति को मिला? देखिए, महायुति टिकट महाविकास आघाड़ी में जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बहुत भयानक खींचतान था। और जो भी शुरुआती दौर में ही ऐसा लग रहा था कि 10-12 सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस की सीटें थी, वो यूबीटी लड़ रही थी। और कांग्रेस बहुत सारे जगहों पे वीक विकेट पे थी। जो यूबीटी की सीट थी जो परंपरागत रूप से शिवसेना लड़ती थी, वो सीटों पर जो है कई सीटों पर कांग्रेस को लड़ना पड़ा। तो शुरुआती दौर में ही ऐसा लग रहा था टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कि इन लोगों में बहुत ज्यादा खींचतान है। दूसरा चीज है कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति कहीं ना कहीं जो रेबल्स फैक्टर था उसको समझाने में और उसको कम करने में बहुत ज्यादा कामयाब रही। और सबसे बड़ी बात यह होती है, जनता का वर्डिक्ट है। जनता ने जो है वो महायुति को सर आंखों पर लिया और स्पष्ट रूप से जनादेश दे रहा है। और ये जो वेलफेयर स्कीम्स थे उसने अच्छे से एड्रेस किया। जो मैसेजिंग था भारतीय जनता पार्टी या महायुति का, वो बड़ा ही एकतापूर्ण था। और उसका कहीं ना कहीं जनता में ये मैसेज गया
कि नहीं ये मुझे ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है वो कहीं ना कहीं लोगों ने ये देखा कि भाई महायुति ही, क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी अगर बीजेपी की सरकार आती है तो ये ज्यादा अच्छे से एड्रेस किया जा सकता है। वो कन्विंस हुए इस चीज से और उनको लगा ये कि ये ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, इस वजह से दिया। और इस बीच 3 महीने 4 महीने के अंदर पिछले 6 महीने में लगातार बहुत सारी योजनाओं का जो है घोषणा किया गया शिंदे सरकार के द्वारा। लेकिन अब कुल मिलाकर एक बहुत दिलचस्प सिनारियो बन रहा है आशीष, कंचन। अब दिलचस्प सिनारियो क्या बन रहा है, मैं दर्शकों को भी बताता हूं। दिलचस्प सिनारियो ये बन रहा है कि भाई बीजेपी 130 प्लस है, 135 प्लस। अगर ये नतीजों में कन्वर्ट होता है तो फिर सीएम कौन बनेगा? लगातार शिंदे गुट ये कहता रहा कि भाई एकनाथ शिंदे ही सीएम के फेस है। आंचल के पास चलते हैं, आंचल के साथ शहजाद पूनावाला है। आंचल, ओवर टू यू। आगे जी शहजाद जी, महाराष्ट्र में तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन झारखंड में अभी कांटे की टक्कर चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। वहां पर तो स्थितियां क्लियर हो रही है। झारखंड में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि 1-1.5 घंटे में जो है ये जो नतीजे आगे पीछे हो रहा है, कई जगहों पर हमें आगे बताया जा रहा है, हम लोग वहां पर भी सरकार बना लेंगे। हम उसके लिए आश्वस्त है। लोगों के मन में ये सवाल है, महाराष्ट्र में सीएम का चेहरा कौन है? महायुति के एनडीए के शानदार जो नेता हैं उनमें से एक होगा। और ये निर्णय शहजाद पूनावाला नहीं करेगा, ये निर्णय किचन कैबिनेट में नहीं होता है, ये निर्णय बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी एकनाथ शिंदे जी। अब एकनाथ शिंदे जी का, अजीत पवार जी का क्या होगा, उनको क्या भूमिका उनकी रहेगी? क्योंकि सवाल उनकी भूमिका ये रहेगी, अजीत पवार जी, एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी तीनों मिलकर तय करेंगे और हमारे विधायक तय करेंगे कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। वहीं अगर उपचुनाव की बात करें, यूपी की बात करें, तो वहां आप लोग कह रहे हैं कि 8 के उसमें आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए विपक्ष कुछ और कह रहा है और कई जगह पर समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। देखिए, विपक्ष कम से कम ये ना कहे कि इलेक्शन कमीशन गलत काम कर रहा है, ईवीएम खराब है। अभी आपने बताया झारखंड में थोड़ी लीड है उनकी, अभी आपने बताया बायपोल में ठीक कर रहे हैं, तो शाम आते आते 4 बजे 5 बजे। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के रुझान आ गए हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। महायुति 200 पार यानी कि 210 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। महाविकास आघाड़ी सिर्फ 70 सीटों पर आगे है। 288 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। अकेले बीजेपी की बात की जाए तो 135 सीटें बीजेपी को आगे मिलती हुई नजर आ रही है। 145 बहुमत के लिए चाहिए। वही मैं दोबारा उसी सवाल पर आता हूं जो सवाल शहजाद पूनावाला से भी अभी आंचल ने पूछा कि भाई एकनाथ शिंदे का और अजीत पवार का क्या होगा, उनकी भूमिका क्या रहेगी नई सरकार में? जबकि एकनाथ शिंदे रहेगी भी नहीं, सवाल वही है। जबकि एकनाथ शिंदे जो है वो सीएम रहे हैं, इनकम्बेंट हैं और उनके सीएम फेस पर ही चुनाव लड़ा गया, ये उनकी पार्टी के लोग लगातार दावा करते रहे। इस पर मैं आप कुछ कहना चाह रहे हैं आशीष? मैं एक सवाल और भी उठता है कि क्या इस बार अजीत पवार जो है वो डिप्टी सीएम बनेंगे कि नहीं, क्योंकि अजीत पवार के जितने भी बयान आए वो बीजेपी या फिर शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो उनकी लाइन ऑफ आर्गुमेंट थी या फिर उनकी जो लाइन ऑफ बयानबाजी थी उससे बिल्कुल अलग थे। वो कहते थे कि ये यूपी नहीं है, कटेंगे तो बटेंगे का जो नारा है वो यहाँ नहीं चलेगा। एक और सवाल मेरा भी यहाँ बनता है, क्योंकि अब पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की इतनी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। सवाल ये बनता है कि जो भी रिजल्ट्स अब तक सामने आ रहे हैं, रुझान सामने आ रहे हैं, क्या ये माना जाए कि शिंदे को जनता ने नहीं अपनाया है? एसएन सिंह साहब से इनका जवाब ले लेते ना। हमारे साथ बीजेपी को अपना रही है लेकिन शिंदे को नहीं अपनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी को सिर्फ कुछ ही सीट और चाहिए अकेले बहुमत में आने के लिए। शिवसेना शिंदे की अगर बात करें तो इंडिविजुअल शिवसेना जो पिछले बार थी, जो 2019 में जिसने चुनाव लड़ा था, उनकी टोटल सीट से 10 सीटों का ज्यादा फायदा इस बार की शिंदे गुट को मिलता दिख रहा है। जनता ने जो नकारा है विवेक, वो अजीत पवार को नकारा है, क्योंकि पिछली बार जो सीटें थी उससे 9 सीटें कम अजीत पवार साहब को आ रही हैं। लेकिन सवाल ले लेते हैं। कंचन, आप सवाल ले रही थी एसएन सिंह साहब से, बीजेपी प्रवक्ता है। भी जीते, कारण ये है, ये इंडी सरकार ने नीचे करो ना लोगों थोड़ा जो ऊपर करो तुमको, इन्होंने जो नंगा नृत्य किया सांप्रदायिकता का महाराष्ट्र में मुसलमानों को लेकर के, वो नंगा नृत्य वो महाराष्ट्र ने नकार दिया। लेकिन लालू यादव कर रहे हैं, आप लोग हार रहे हैं दोनों राज्यों में, चारों सीटों उपचुनाव पे भी हार रहे हैं।
हमारे बेचारे लालू जी अगर बोल करके संतोष कर रहे हैं तो क्या करने दीजिए उनको। गौतम अडानी को भी लेके कह रहे हैं कि अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है सरकार उनको। पहले अपन देखें न, पहले भ्रष्टाचार के दलदल में नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि अंतिम यात्रा पर निकल रहे कांग्रेस के। गिरिराज सिंह को सुन रहे थे आप। बिहार में उपचुनाव है, उसको लेकर बातें करते हुए तस्वीरें सामने आ रही है। काउंटिंग हो रही है, ईवीएम खुल चुके हैं। 8:30 बजे के आसपास लंबे राउंड्स की काउंटिंग होती है। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। आपको बता दें कि एमपी की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसमें से एक सीट पहले भाजपा को थी, दूसरी कांग्रेस को थी। विजयपुर और बुधनी सीट, दोनों ही सीटों पर अब तक कांग्रेस आगे जाती हुई नजर आ रही है। एमपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार और साथ ही साथ केरल में भी जहां जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनके भी रुझान सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन 60 सीटों पर आगे चल रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। दोनों सीटों पर जहां पर उपचुनाव हुए हैं, दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी अब तक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंचन, बुधनी में अगर बीजेपी का पीछे चलना कहीं से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जा सकती, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का वो गढ़ रहा है और उस गढ़ में बीजेपी का पीछे जाना, विजयपुर में बीजेपी का पीछे जाना, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। मध्य प्रदेश के लोकसभा जब चुनाव हुए थे इस साल, तो सभी सीटों पर बीजेपी ने फतह हासिल की थी, लेकिन उसके बावजूद 2 सीटों पर पीछे चलना अच्छा संकेत नहीं है। शिवराज सिंह को इतना बड़ा पोर्टफोलियो मिल गया, ये दिखाता है कि एमपी में किस तरह से काम उन्होंने किया है। यूपी उपचुनाव के भी यहां पर लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद की बात की जाए तो इस सीट से बीजेपी इस वक्त आगे जाती हुई नजर आ रही है। कई गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए, एसएन सिंह साहब का रुख कर लेते हैं। एसएन सिंह साहब बताइए, महाराष्ट्र पे हम लगातार चर्चा कर रहे थे और ये समझाइएगा कि क्या महाराष्ट्र में जनता आपको चुनी है लेकिन आपके अलायंस को नहीं चुनी है? क्या जनता ने जिस तरह से शिंदे ने पार्टी शिवसेना को तोड़ा, उसके बाद बीजेपी के साथ शामिल हो गए, जनता ने उसको नहीं चुना? जनता ने अजीत पवार के उस बयान को भी नहीं चुना जहां पे उन्होंने योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट पे कहा था कि ये सब महाराष्ट्र में नहीं चलता है। जनता ने बीजेपी को चुना है, ऐसा है क्या? चुना किसको है? जनता ने विकास को चुना है, जनता ने जिहाद को नहीं चुना और जनता ने राष्ट्रवाद को चुना है, जनता ने परिवारवाद को नहीं चुना। जनता ने तो संतुष्टिकरण को चुना, जनता तुष्टिकरण को नहीं चुनी। आप बताइए, एक पार्टी जो केवल 20 को लेकर साथ खड़ी हो जाती है उनकी बात करती है और एक पार्टी वो 100% की बात करती है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी योजनाएं आई वो 100% के लिए, और हम कहते नहीं है, हम तो करके दिखाए हैं ना भाई। बिजली